अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। फर्स्ट है केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज, एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और आज इस चैप्टर का सबसे अहम लेक्चर होने वाला है। वजह यह है कि इस लेक्चर के अंदर जितनी भी टर्म्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे विच आर रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स, उनको जो है वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। और बेसिकली चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी आज ही इसी लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह आप लोग समझ जाएंगे। देखिए, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्पेशली इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, जिसे थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। वो बेसिकली हमें बताता है कि केमिकल रिएक्शंस में एनर्जीज किस तरीके के साथ एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही हैं, ठीक है ना। यानी कि एनर्जी किसी केमिकल रिएक्शन की इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, और उसी से रिलेटेड है हमारा ये चैप्टर एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है जी। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है जो हमने इस चैप्टर में समझने हैं, विच आर नोन एज थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। अब यहाँ पर जो है ना दो वर्ड्स आ रहे हैं जिनका जो है वो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन आपको नजर आएगा। थर्म जिसका मतलब होता है हीट यानी कि हरारत, और केमिकल आपको नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो रिलेटेड है उसकी केमिस्ट्री के साथ, उनके केमिकल्स के साथ। तो हीट का डिफरेंट केमिकल्स के साथ क्या रिलेशन आ रहा है और वो रिएक्शंस हैं, सो वो कहलाते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। और थर्मोकेमिकल रिएक्शंस वो हैं जिन रिएक्शंस के अंदर एनर्जी चेंजेस पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, थर्म यानी कि हीट, और केमिकल जो है, ये जो वर्ड आता है ये चेंजेस के लिए ही आता है। सो एनर्जी चेंजेस जिन केमिकल रिएक्शंस के अंदर होती है और मटेरियल चेंजेस के साथ साथ, उन्हें कहते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन। देखो, हर रिएक्शन में मटेरियल चेंजेस तो होते ही, ठीक है ना। रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई एक जो है वो डिकम्पोज हो रहा है, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन अगर उसके साथ साथ एनर्जी में भी तब्दीली आए, यानी कि प्रोडक्ट जो बने उसकी एनर्जी रिएक्टेंट के लिहाज से ज्यादा हो, या प्रोडक्ट जो बने उसकी एनर्जी रिएक्टेंट के लिहाज से कम हो, दोनों केसेस हो सकते हैं। तो जब भी एनर्जी चेंज होगा उसे हम कहते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन, जो कि बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। दो तरीकों से इसको क्लासिफाई करते हैं। पहला कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और दूसरे कहलाते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ हम क्या करेंगे, वन बाय वन इनको समझेंगे। सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन को समझते हैं। तो डेफिनेशन समझने से पहले ये जो वर्ड है एक्सो, इट मींस आउट, बाहर की तरफ। थर्म कहते हैं हीट को। तो सिर्फ आप अगर इसका नाम ही समझ जाओ ना कि इसका नाम क्या है, एक्सोथर्मिक, एक्सो मींस आउट, थर्म मतलब हीट। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकल रही हो, सब्सटेंस से बाहर जा रही हो, रिलीज हो रही हो, ऐसे रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है ना। प्रॉपर डेफिनेशन देखोगे तो केमिकल रिएक्शन विच आर अकम्पेन्ड बाय लिबरेशन, लिबरेशन भी होता है निकलना, एमिशन का मतलब भी होता है निकलना, रिलीज का मतलब भी होता है निकलना। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही हो। और यहां पर जिस हम एनर्जी की बात कर रहे हैं बेसिकली वो हम हीट की बात कर रहे हैं, लेकिन हर किस्म की एनर्जी जो भी रिलीज हो रही हो, क्योंकि देखो वैसे तो एनर्जीज जो है ना वो काफी किस्म की होती हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एनर्जी मैकेनिकल भी हो सकती है, एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है, एनर्जी जो है वो रेडिएंट भी हो सकती है, मैकेनिकल भी हो सकती है। बट यहां पर बेसिकली जो हम लोग काम करेंगे, बहुत ही बेसिक आइडिया पे करेंगे, वो होगा अबाउट हीट। तो इस वजह से मैंने आपको नाम बताया एक्सोथर्मिक, थर्म यानी कि हीट और एक्सो मतलब आउट। लेकिन ओवरऑल समझोगे तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें हीट जो है, एनर्जी जो है वो रिलीज हो, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, वन बाय वन, सबसे पहले एक कोयले का जलना, बर्निंग ऑफ कोल। कोयले को जलाया जाता है तो नतीजे में आप देखते हैं उसमें से हीट रिलीज हो रही होती है। बारबेक्यूज में तो कॉमन ही है, आप लोग यूज करते होगे, ठीक है ना। तो क्या होता है कि हीट रिलीज हो रही होती है। तो वो एक केमिकल रिएक्शन पर बेस करते हैं। क्या होता है, कार्बन होता है जो हमें कोल से मिल रहा है, ऑक्सीजन जो हमें एयर से मिल रही है, और नतीजे में क्या होता है, नतीजे में प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ साथ रिलीज होती है हीट। तो मैंने बताया ही है, एक्सोथर्मिक एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है। और ये यही है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो हीट रिलीज हो गई, जिसने बना दिया इसको एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इसी तरीके से गैस बर्नर को अगर हम इस्तेमाल करें, घर का चूल्हा अगर हम इस्तेमाल करें, जो हमारे घरों में गैस आ रही है वो मीथेन है, ठीक है ना, CH4, ठीक है। और फिर वो कंबाइन होती है ऑक्सीजन के साथ,
तो नतीजे में क्या होता है, नतीजे में बनती है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स, और सबसे अहम बात रिलीज होती है हीट, और हीट का रिलीज होना बना देता है इसे एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, बैलेंस भी कर लो, क्योंकि जब मिसाल पे लिखोगे तो बैलेंस होनी चाहिए। ये हो गया बैलेंस, ठीक है ना, सब बराबर हो गया। सो गैस को अगर हम बर्न करते हैं गैस बर्नर में, चूल्हे में, तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ स्लेक लाइन, जो स्लेक लाइन बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन होता है वाटर के साथ, ठीक है, सॉरी, कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन होता है वाटर के साथ, तो नतीजे में बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चूने का पानी जो है ना बेसिकली, वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब हम चूने को के में पानी को मिक्स करते हैं, तो कभी नोट किया होगा आप लोगों ने, अगर चूना वगैरह करते हैं घरों के अंदर, तो उस चूने के पत्थर को जब डाला जाता है पानी में, तो वो एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बन रहा होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रहा होता है, चूने का पानी जो है वो अच्छा खासा गर्म होता है, जो जाहिर करता है कि ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा जो रिएक्शन है मैंने आपको नाम बताया था एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, थर्म का मतलब ऑलरेडी मैंने आपको बताया, थर्म का मतलब क्या है, हीट। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, या ओवरऑल बात करें तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हो रहा हो। यहाँ पर मेन बात यह है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होती है, ऐसे केमिकल रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट हैं उनकी जो एनर्जी है, एंडोथर्मिक क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल इसमें फोटोसिंथेसिस की है। फोटोसिंथेसिस क्या है कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, वो लाइट एब्जॉर्ब करती है, और प्लांट्स का क्लोरोफिल इस्तेमाल होता है, और नतीजे में वो प्रोड्यूस कर देता है ग्लूकोज। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का आना और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं। तो ये जो रिएक्शन होता ही तब है जब सनलाइट मौजूद हो। तो सनलाइट से मुराद एनर्जी ही है, वहां से वो हीट या एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये सब बात बनाती है फोटोसिंथेसिस को एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरीके से हाइड्रोजन आयोडाइड की जो फॉर्मेशन होती है वो भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। हाइड्रोजन वो कंबाइन होता है आयोडीन के साथ, बट इन प्रेजेंस ऑफ हीट, अगर हीट दी जाती है तो बना देता है हाइड्रोजन आयोडाइड, जिसको हम बैलेंस कर दें तो 2 हो जाएगा, 2HI। तो इस सिलसिले में क्या हो रहा है, यहां पर हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, इट मींस इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरीके से जब नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना यानी कि नाइट्रोजन आ गई, नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होती है ऑक्सीजन, तो हमारे पास जब नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड भी तब बनता है जब हम इस प्रोसेस को हीट दें। तो हीट दे रहे हैं तब प्रोसेस हो रहा है, इट मींस ये हो गया हमारे पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। और भी बहुत सारी मिसालें डेली रूटीन में, एक अंडे को बनाना, एक अंडा जब हम बनाते हैं, फ्राई करते हैं, तो बेसिकली वो हीट लेता है तो ही अंडा जो है वो बनता है, जो ऑमलेट वगैरह हम बनाते हैं। तो ये सारे के सारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। अच्छा, रिएक्शन चाहे एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो, कितनी हीट रिलीज हो रही है वो डिपेंड करती है, अगर मैं आपको बताऊं तो वो डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे। सबसे पहले अमाउंट ऑफ केमिकल्स कितना इस्तेमाल हो रहा है। केमिकल ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, ज्यादा हीट रिलीज होगी, या केमिकल ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं तो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी, इस तरीके से। दूसरा ये हो सकता है कि जो फिजिकल स्टेट्स हैं ऑफ केमिकल्स, फिजिकल स्टेट्स, वो फिजिकल स्टेट्स कैसी हैं, क्या वो सॉलिड है वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर पाएगा, वो लिक्विड है वो उसके लिहाज से कम हीट को एब्जॉर्ब कर पाएगा। फिर उनका टेम्परेचर ऑलरेडी क्या है, जो केमिकल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनका टेम्परेचर क्या है, उस पर भी डिपेंड करती है। और फिर चौथा एक बड़ा अहम काम है कि प्रोसेस हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर और एट कांस्टेंट प्रेशर। ये इंशाल्लाह इस चैप्टर में आगे ज्यादा डेप्थ में स्टडी करेंगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि केमिकल रिएक्शंस, जो थर्मोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, तो याद रखिए वो डिपेंड करते हैं 4 फैक्टर्स पे। केमिकल्स कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, उनका अमाउंट कितना है, उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है लिक्विड है गैस है, टेम्परेचर ज्यादा है कि कम है, और कांस्टेंट रखा हमने टेम्परेचर को या हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा। ठीक है जी। अब वो सारी की सारी टर्म्स जो कि थर्मोडायनेमिक टर्म्स कहलाती हैं, बहुत ही अहम है,
सबसे पहली बात, हम सिस्टम किसे कहते हैं, जिसे उर्दू में हम कहते हैं निज़ाम। तो केमिस्ट्री में या फिजिक्स के अंदर सिस्टम किस चीज को कहा जाता है, तो याद रखिए एक ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिसमें कलेक्शन है मैटर की और उसकी एक अलग से बाउंड्री है जो उसको डिस्टिंक्ट बनाती है, दूसरे से अलग करती है। ठीक है, अगर एक कलेक्शन है मैटर का, बहुत सारे मैटर जिनका कलेक्शन हो गया और उनकी बाउंड्री मौजूद है, जैसे कि किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना, और वो जो पोर्शन है वो रियल भी हो सकता है, वो इमेजनरी भी हो सकता है। अक्सर बेशतर हम क्या करेंगे, हम एक सिलेंडर कंसिडर करेंगे जी, सिलेंडर कंसिडर करते हैं, बोलते हैं सिलेंडर के अंदर गैस फिल हुई हुई है। आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा, आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा, उसको समझाने के लिए टीचर ने आपको सपोज करवाया था। सो इमेजिनरी पोर्शन भी हो सकता है, लेकिन याद रखिए उसकी बाउंड्री होनी चाहिए डिस्टिंक्ट, दूसरे से अलग होना चाहिए, तब फिर उसको हम एक सिस्टम मानते हैं। जैसे मिसाल तौर पर बाइक है, अगर आप बाइक को स्टडी कर रहे हो तो बाइक एक सिस्टम है जिसकी बाउंड्री, आपको पता है बाइक कहां से कहां तक है और दूसरे हिस्से से वो अलग नजर आएगी, ठीक है ना, रोड से अलग नजर आएगी, सो वो बनाएगी उसको एक अलग से सिस्टम। तो जैसे मिसाल तौर पे मैं यहां पे ये चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो ये सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, जिस चीज को हम सपोज कर लेते हैं कि ये सिस्टम है, तो उसके अराउंड जो भी आपको नजर आता है वो उसकी सराउंडिंग कहलाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप कंसिडर कर रहे हो क्या, ऐसे सपोज कर लो कि आपने एक माइक्रोवेव अवन के अंदर किसी चीज को रखा हुआ है, ठीक है, तो वो जो चीज है अगर आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो सिस्टम है, और जो माइक्रोवेव है वो उसकी बाउंड्री सराउंडिंग हो जाएगी, ठीक है ना, और कोई ना कोई सेपरेशन होगी, उसको जो है वो हम बाउंड्री कहते हैं। जैसे मिसाल तौर पे ये सिस्टम है, तो ये जो नजर आ रही है आपको ये बाउंड्री ऑफ सिस्टम है, दिस इज बाउंड्री ऑफ सिस्टम। ये जो किस किस को अलग कर रही है, जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर रही है, ठीक है ना। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक चेयर को ऑब्जर्व कर रहे हो तो चेयर इज द सिस्टम, चेयर के इर्द गिर्द जो कुछ है वो उसकी सराउंडिंग है, और चेयर की जो बिल्कुल कॉर्नर्स नजर आपको नजर आएंगे वो कहलाएगी सिस्टम की बाउंड्री। तो जो भी चीज अंडर कंसिडरेशन है इट इज नोन एज सिस्टम। 3 किस्म के सिस्टम्स होते हैं, ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है और आइसोलेटेड सिस्टम होता है। इसमें सबसे पहले अगर हम ओपन सिस्टम को समझें, एक ऐसा सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो सकते हो अक्रॉस द बाउंड्रीज, बाउंड्रीज के आर पार मास भी ट्रांसफर हो सके और एनर्जी भी ट्रांसफर हो सके, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं ओपन सिस्टम। मिसाल के तौर पे एक क्लासरूम जिसका दरवाजा खुला है, मैटर आ भी सकता है, मास आ भी सकता है, जा भी सकता है, लोग आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, आवाज बाहर भी जा सकती है, आवाज अंदर भी आ सकती है, वो बनाती है उसे एक ओपन सिस्टम, जहां पे मैटर और एनर्जी दोनों ट्रेवल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में लोग जाते हैं, लोग बाहर आ सकते हैं, पानी अंदर जा सकता है, पानी बाहर आ सकता है, एनर्जी अंदर जा सकती है, अगर हीट होगी तो वो अंदर भी ट्रेवल करेगी पानी में, ठीक है ना। तो एनर्जी भी ट्रांसफर हो सके, मैटर भी ट्रांसफर हो सके, तो इसको हम कहते हैं एक ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम नाम से ही जाहिर है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होना पॉसिबल हो बट मास का ट्रांसफर पॉसिबल ना हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे रूम की मिसाल कर रहे थे ना, क्लासरूम। अब क्लासरूम का जो दरवाजा या कोई भी रूम है उसके दरवाजे खिड़कियां हमने बिल्कुल क्लोज कर दिए, फिर भी हो सकता है लाइट ट्रेवल कर रही हो थ्रू विंडोज, आवाज ट्रेवल कर रही होगी अंदर से बाहर, विच इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी ट्रांसफर हो सके बट मास ट्रांसफर ना हो सके, तो ऐसे सिस्टम को हम कौन सा सिस्टम कहते हैं, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज सिस्टम, ठीक है ना। वो सिस्टम बंद हो गया है बट फिर भी एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक क्लोज बॉटल, एक पानी की बोतल है जो कि बंद है, तो उसमें से पानी नहीं निकल सकता, लेकिन हाँ अगर बाहर हीट होगी तो हीट अंदर जा सकती है, पानी को गर्म कर सकती है। ठंडा पानी आप भरते हो गिलास के अंदर या बॉटल के अंदर, थोड़ी देर बाद अगर गर्म हो जाता है तो इसका मतलब हीट अंदर चली गई। अगर आप गर्म पानी भरते हो और वो थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है, इसका मतलब हीट बाहर निकल गई। तो वो एक क्लोज सिस्टम है, अमाउंट ऑफ वाटर तो सेम रहेगा लेकिन एनर्जी कम या ज्यादा हो सकती है। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड को उर्दू में कहते हैं बिल्कुल अलग थलग, जुदागाना, यानी कि अलग थलग। एक ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो एनर्जी ट्रांसफर पॉसिबल हो, ना ही मैटर का ट्रांसफर होना पॉसिबल हो, ना एनर्जी अंदर आ सकती हो बाहर जा सकती हो, ना ही मास अंदर आ सकता हो और बाहर जा सकता हो। इसी वजह से हम उसे कह रहे हैं वो आइसोलेट हुआ हुआ है, ठीक है ना, वो बिल्कुल आइसोलेट हुआ हुआ है, अलग हुआ हुआ है, उसमें किसी भी किस्म का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। थर्मस फ्लास्क कॉमन एग्जाम्पल है। थर्मस फ्लास्क के अंदर मतलब 100% तो नहीं बहरहाल, लेकिन
मैटर तो खैर ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन एनर्जी भी ना होने के बराबर ट्रांसफर होती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अगर हम एक इसमें गर्म चाय भर देते हैं तो वो गर्म चाय काफी टाइम तक जो है वो गर्म रहती है। बॉइल्ड वाटर भरते हैं तो काफी टाइम तक वो गर्म रहता है, और इसी तरीके से ठंडा पानी होता है तो काफी देर तक ठंडा रहता है, जो कि बना देता है इसे एक आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है जी। तो थर्मोडायनेमिक टर्म्स के अंदर सिस्टम, सराउंडिंग्स, बाउंड्री और टाइप्स ऑफ सिस्टम देखा। नाउ दो प्रॉपर्टीज हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं और एक्सटेंसिव किसे कहते हैं। देखो, सबसे पहले आप ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम इजीली मेजर कर सकते हैं मैक्रोस्कोपिक कहलाती हैं। ऐसी क्वांटिटीज जो कि बल्क में हो, ठीक है, सिस्टम का पार्ट ना हो, जिनको हम इजीली नाप सकते हो, वो कहलाती हैं मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज, या उन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम एक बॉडी का टेम्परेचर नाप सकते हैं, हम एक गैस का प्रेशर नाप सकते हैं, हम पानी का वॉल्यूम नाप सकते हैं, कॉम्पोजिशन वगैरह ये सब। तो मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज हैं जो बल्क में होती हैं और उन्हें हम मेजर कर सकते हैं। जिसकी पहली टाइप है इंटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो होती हैं इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जो मास पर डिपेंड नहीं करती, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती कि सब्सटेंस की क्वांटिटी ज्यादा है या कम है। ठीक है ना, कुछ भी हो मास, वो जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम रहती हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड ना करें, मास ज्यादा हो या कम हो वो एक जैसी रहे, उन्हें इंटेंसिव कहते हैं। जैसे कि पानी का अमाउंट ज्यादा हो या कम हो, उसका मेल्टिंग पॉइंट सेम रहेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बॉइल होगा। देखो, पानी को उबलने में वक्त लगेगा, पानी अगर ज्यादा होगा पानी को उबलने में वक्त ज्यादा लगेगा, लेकिन टेम्परेचर पानी का एक एग्जैक्ट ही होगा, 100 होगा तो ही वो बॉयल होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। डेंसिटी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है ना। अब आप सोचो, डेंसिटी जो है जैसे रॉ से शो करते हैं वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब आप बोलो ये तो मास पर डिपेंड करती है, लेकिन बात यह है कि अगर आप किसी चीज का मास बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम भी तो बढ़ जाएगा, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, डेंसिटी सेम रहेगी। टेम्परेचर, किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, गैस का टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, कम हो के ज्यादा हो उस पर डिपेंड ही नहीं करती, एज इट इज विस्कोसिटी और प्रेशर। जबकि दूसरी टाइप की प्रॉपर्टीज है एक्सटेंसिव, जो कि डिपेंड करती हैं मास के ऊपर, कि जो सब्सटेंस है उसका मास कितना है उस पर डिपेंड करती है। यानी कि ये वो खुसूसियात हैं जो बदलती हैं मास के लिहाज से। कुछ खुसूसियात मास बढ़ने पर कम हो जाती हैं और कुछ खुसूसियात मास बढ़ने पर बढ़ जाती हैं, तो चाहे बढ़े या कम हो मास की वजह से, उन्हें कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जस्ट लाइक वॉल्यूम, अभी मैंने आपको बताया, आप मास बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाते हैं, और मास तो बहरहाल है ही। और एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है 1/2 mv²। तो ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि मास पर डिपेंड करती हैं। ठीक है भाई। सो आज के लेक्चर के लिए जो भी थर्मोडायनेमिक टर्म्स आपको समझ में आनी चाहिए थी वो मैंने आपको बताई हैं। इंशाल्लाह इससे आपको आगे का चैप्टर समझने में बहुत आसानी होगी। कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल लिखना कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।